बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। मैं ही हूँ हुस्न का दीवाना, हसीना का पुजारी। जब मैं मुंबई की सड़कों से गुजरता हूँ तो सारी हसीनाओं के दिल में हलचल सी मच जाती है। ये बात हो रही है फिल्मों के उस कैरेक्टर एक्टर की जिसकी शक्ल ही उसके लिए भगवान का वरदान साबित हुई। नाम है किशोर भानुशाली, जिनकी शक्लो सूरत फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर देवानंद से काफी हद तक मिलती जुलती है। किशोर भानुशाली जो 90 के दशक की कई फिल्मों में देव साहब के अभिनय अंदाज और अदाओं में सिर हिलाते झूमते नजर आए। इन्होंने अपने इसी स्टाइल से दर्शकों को खूब हंसाया और लोगों का दिल जीता। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क करके ये कह रहा था कि जॉनी बेटा आज तेरी मंजिल यहीं पर है। 200 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके किशोर जी का फिल्मी सफर इतना आसान नहीं था। मुंबई में जन्मे किशोर जी को बचपन में इनके दोस्त ने बताया कि इनकी शक्ल देवानंद साहब से काफी हद तक मिलती है, और जब ये उनकी फिल्म देखने गए तो समझ आया कि ये सुपरस्टार से कितने मिलते हैं। जिसके बाद इन्होंने देव साहब के अंदाज और स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया। वहीं अपने पिता की इच्छा के बिना छुप छुप कर उनकी फिल्में देखा करते थे और देवानंद के गानों पर शो भी किया करते। लेकिन फिल्मों में काम करना उनके लिए सपने की तरह था। किशोर जी जिनके लिए अभिनय एक जुनून बन गया था, वो तो बस इसी को पूरा करने में लगे रहे। और आखिरकार उनका संघर्ष तब रंग लाया कि जब 1990 की फिल्म दिल में वो देवानंद स्टाइल में नजर आए। लोगों ने उनके अभिनय को खूब पसंद किया। बस फिर क्या, लोग उनके स्टाइल को पसंद करते गए और वो फिल्मों पर फिल्में करते चले गए। यहाँ लड़की पसंद आई, वहाँ शादी हुई और यहाँ हमारा प्लेन हनीमून के लिए उड़ा होनोलुलु की तरफ। उनके लिए खुशी का लम्हा तब आया कि जब खुद देव साहब ने उन्हें कॉल कर उनके अभिनय की तारीफ की। आज किशोर जी देव साहब जैसे दिखने को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान किशोर भानुशाली जी मौजूद हैं। किशोर भानुशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे दूरदर्शन से बात करने के लिए। किशोर जी, हम कह सकते हैं कि आपने देवानंद को, एक सदाबहार एक्टर्स को, उनको तो कहा ही जाता था, आप भी उस मतलब कैटेगरी में आते हैं। आप भी कह सकते हैं कि आपने देवानंद साहब को, उनके स्टाइल को, उनकी एक्टिंग को, उनके ड्रेसिंग सेंस को आज तक आप जी रहे हैं और आज तक आप उसको जिंदा किए हुए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि लोग आप में देवानंद को देखते हैं। तो क्या आप कितनी बड़ी ब्लेसिंग इसको अपने लिए मानते हैं? सबसे पहले तो दूरदर्शन देखने वालों को किशोर भानुशाली का नमस्कार। और 50 साल हो गए मेरे ख्याल से मैं देवानंद साहब को मैं जी रहा हूँ, मैं उनको पी रहा हूँ। बल्कि देवानंद साहब मेरी आत्मा है, मेरी रूह है, मेरे रग रग में देवानंद साहब है। और देवानंद जो है वो कभी मरते नहीं है। जब तक ये पृथ्वी है तब तक देवानंद साहब हैं। और मुझे नहीं लगता कि देवानंद साहब जैसा कोई स्टाइलिस्ट हीरो आज तक आया। उसके बाद काका जी का शुभारंभ हुआ था आराधना से। काका जी यानी राजेश खन्ना, जो हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार थे, वो भी इतने ही स्टाइलिश थे जी। और अच्छी बात तो ये है कि आज भी लोग मुझ में देवानंद साहब ढूंढते हैं, उनको मेरे अंदर देव साहब नजर आते हैं। और आज की जनरेशन को तो यूं लगता है कि मैं ही देवानंद हूँ। हालांकि मैं बता दूं, मैं देवानंद साहब की ही नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। वो बहुत बड़ी हस्ती हैं देवानंद साहब। उनका नाम मिला, उनकी पहचान मुझे मिली, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज तक मैं उनके नाम से मैं जी रहा हूँ और उनके नाम से इतनी इज्जत मिलती है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। मैं एयरपोर्ट पे चला जाऊं या कहीं पे भी चला जाऊं, ज्यादातर मुझे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। और अगर कभी मैं कार में ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ, कभी सिग्नल भी अगर कभी, हालांकि मैं नहीं तोड़ता हूँ, लेकिन कभी अगर गलती से भी हो गया तो मुझे साइड में गाड़ी रुकवा के मेरे साथ में पुलिस वाले फोटो लेते हैं। तो ये जो है इज्जत, ये जो ये तो कह सकते हैं कि तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। लेकिन एक हम शक्ल ही होना काफी नहीं है।
आपने उनकी तरह से ड्रेसिंग सेंस, उनका एक्टिंग स्टाइल, उनकी तरह से कपड़े पहनना, खाना पीना, मतलब आपने पूरी तरह से कह सकते हैं कि उनको जी लिया है। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सब कुछ करना, और आपको ये इस तरह से उनका एक्टिंग स्टाइल और ये सारी चीजें कॉपी करना, कितनी मेहनत करनी पड़ी उसके लिए? आपने क्या क्या किया? नहीं नहीं, ये देखिए, आप अगर एक एक होता है मिमिक्री जी। और एक होता है कॉपी करना, दोनों में फर्क है। मिमिक्री मतलब जो स्टेज पे लोग करते हैं वो बहुत ओवर करते, बहुत ज्यादा करते हैं। जी। कॉपी करना हाँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल है वो, हम्म। क्योंकि आपको 19-20 नहीं करना पड़ता, आपको 20 ही करनी पड़ती है। अगर आपने कॉपी करने में जरा सी भी थोड़ी भी आगे पीछे अगर आपने कर लिया तो लोग आप पे हंसेंगे, जी। लोग आपका मजाक बना देंगे। कॉपी इज वेरी डिफिकल्ट। हम्म। किसी की रूह को आपके अंदर उतारना, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह से चलना है, उसी तरह से बोलना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी उसी तरह से आपको करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। जब आपको अपनी एक्टिंग करनी है तो वो डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि वो आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, आपका अपना टोन है। हाँ। तो कॉपी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शुरुआत हुई थी आज से बहुत साल पहले, जब मैं स्कूल में था। हाँ। उस वक्त मैं शायद 8 साल का होऊंगा या 10 साल का। हाथी मेरे साथे रिलीज हुई थी, मुझे याद हाँ। है। हाँ। और राजेश खन्ना का जमाना था, तो मैं काका जी को जानता था। हालांकि पूरी दुनिया जानती थी राजेश हाँ। खन्ना जी को, और मैं जितेंद्र जी को जानता था। मैंने कारवां फिल्म देखी थी। हम्म। तो मुझे उस वक्त किसी लड़के ने बताया कि वो फिल्मी दीवाना था, उसके उसकी पूरी फैमिली फिल्मी दीवानी थी। हम्म। तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी शक्ल देवानंद साहब से बहुत मिलती है। अब हाँ। मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। हम्म। मैंने कहा भाई देवानंद कौन है? बोले जॉनी मेरा नाम, एक फिल्म है, उनके हीरो हैं देवानंद साहब। हम्म। ये उसने मुझे गोली खिला दी, ये मुझे उसने भूत लगा दिया बस, कि तुम देवानंद लगते हो। उसके बाद लेकिन उस वक्त फिल्म देखना बहुत मुश्किल था, घर में से परमिशन नहीं मिलती थी, पैसे भी नहीं होते थे। तो फिल्म अभी देखें तो कैसे देखे देवानंद साहब की? तो वैकेशन हुआ, मैं मामा जी के घर चला गया पालघर, वहां फिल्म लगी थी ये गुलिस्तान हमारा। अच्छा। मैंने मेरे मामा के लड़के को, मेरे कजिन ब्रदर को कहा कि भाई मुझे फिल्म देखनी है ये गुलिस्तान हमारा। वो मुझे ले गया, मैंने फिल्म देखी। उसके बाद लगा कि हाँ भाई शक्ल तो बहुत मिलती है। फिर मैं बॉम्बे आया, यहाँ मेरा भाई मुझे ले गया ज्वेल सिप दिखाने। जो अभी देखिए ज्वेल सिप अभी चल रही है इन दिनों, क्योंकि देव साहब के 100 ईयर्स पूरे हो गए हैं। जी जी, 100 जी। तो मैं मुझे ज्वेल सिप दिखाई। ज्वेल सिप देखने के बाद मैं आईने के सामने खड़ा हो गया। हम्म। मैंने कॉलर का बटन बंद किया, हम्म। उसके बाद मैंने रुमाल बांधा, हाँ। गर्दन हिलाई। आज 55 साल हो गए, आज भी गर्दन हिल रही है। उसके बाद मैं रुका नहीं। हाँ। सर, तो आपको कितनी ज्यादा फिल्में उनकी देखनी पड़ी कि आप उनकी तरह से एक्टिंग कर सकें, उनकी तरह से स्टाइल अपना सकें? ये सब करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि एक दो फिल्म देखने के लिए ही आपको इतनी परेशानी हुई थी उस वक्त, तो फिर आपको तो बहुत सारी फिल्में देखनी थी। तो उसके लिए आपने क्या किया? मैं पैसे तो होते नहीं थे, 2 रुपए 20 पैसे कुछ टिकट था उस वक्त, 2.5 रुपए टिकट था। तो घर पे जो रद्दी आती थी, वो रद्दी जैसे जमा होती थी मैं बेच देता था, और उसके जो पैसे आते थे उससे मैं जाके मैं चुपके से, मतलब घर में पता नहीं चलना चाहिए, हाँ। और मैं जाके फिल्म देख के आता था। जहाँ देव साहब की फिल्म लगी है वहां जाके मैं देख के आता था। कई बार तो ये भी होता था कि जेब में 1 ही रुपया है और टिकट है 2 रुपया। तो हाँ। मैं थिएटर के बाहर खड़े रहता था और ब्लैक वाले घूमते रहते थे। अब मुझे पता है कि जैसे ही आधा घंटा हो जाएगा उनका टिकट नहीं बिकेगा तो वो मुझे ही देंगे। तो होता वही था, 1 रुपए में मुझे टिकट मिल जाता था और मैं अंदर चला जाता था और मैं फिल्में देखता था। और कभी गणेश चतुर्थी है तो रोड पे फिल्में होती थी, वहां जाके देखता था। फिल्में देखने का बहुत शौक था, तो थिएटर सर, के अंदर आपने फिर जाना। उसके बाद ये ऐसा सोच लिया था कि मुझे इन्हीं की तरह से एक्टिंग करनी है, ऐसे ही कपड़े पहनने? तो क्या आपको इन सब चीजों में मजा आता था, या फिर लोगों ने आपसे एडवाइस किया आपको कि तुम भी ऐसा करो, या नहीं, या आपने खुद से ही ऐसा करते थे? खुद से ही किया, किसी ने एडवाइस नहीं किया था।
ये क्या हुआ कि जब उसने गोली चला दी थी कि तुम देवानंद लगते हो, उसके बाद अपने आप पता नहीं देव साहब की मैं फिल्में देखते गया, देव साहब मेरे अंदर चले गए। और अभी तो मैं आपसे मैं किशोर वन की बात कर रहा हूँ, उन दिनों मैं किशोर था ही नहीं। मैं भूल चुका था कि मैं आई एम किशोर। मैं पूरी तरह से रग रग में मेरे अंदर देवानंद साहब चले गए थे। एक्टिंग एक्टिंग का जो कीड़ा था, हाँ। पागल थे। मैं ये सोचता था कि वो कितने खुशनसीब होंगे वो लोग जो एक्टर के घर में पैदा होते हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर में पैदा होते हैं, जो स्टूडियो में काम करते हैं। वो कितने लकी होंगे कि वो रोज एक्टर को आते हुए जाते देखते होंगे। लाइटमैन कितने लकी होंगे जो एक्टिंग, मतलब इस प्रोफेशन में जो लोग भी हैं वो कितने लकी हैं। मुझे इस प्रोफेशन में आना है, भगवान से मैं रोज दुआएं करता था मुझे थोड़ी सी ही बस मुझे सक्सेसफुल दिलवा दे। मतलब सक्सेसफुल भी कैसी, कि मैं इस माहौल में रहूं। मुझे ये माहौल चाहिए, मुझे एक्टिंग भरा माहौल चाहिए। आपके लिए एक्टिंग करना एक आपके लिए जुनून और एक सपने की तरह से हो गया था, लेकिन आपने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई कि आपने सोचा कि मैं मुंबई जाऊंगा और देवानंद साहब से मिलूंगा? क्योंकि उस टाइम देवानंद साहब जो थे वो एक सुपरस्टार थे। उनसे मिलना, उनसे बात करना भी एक लोगों के लिए, उनके फैंस के लिए एक सपने की तरह से था, और आप तो उनके हमशक्ल थे। तो किस तरह से आपने इस तरह की हिम्मत जुटाई, और क्या ये सफर रहा आपका उनसे मिलने का? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मैं गुजरात से नहीं आया था, गुजरात से हूं मैं। मेरी पैदाइश ही बॉम्बे है। हाँ, मेरा सब कुछ हम लोगों का बॉम्बे में ही है। तो देवानंद साहब से जब मुझे मिलना था तो मैंने, उनका घर है चंदन टॉकीज के पीछे जुहू में। हम्म। अभी तो आप चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे, लेकिन उन दिनों आज से 30-35 साल पहले वो पूरा जंगल था। हम्म। दिन में भी लोग जाने को वहां डरते थे, इससे ऐसा पूरा जंगल के जैसा था। तो मैं सवेरे सवेरे वहां चला जाता था देवानंद साहब के घर पे, ताकि मॉर्निंग में वो निकले तो मुझे मिल जाए। लेकिन नहीं होती थी मुलाकात। उनकी ऑफिस थी सांता क्रूज में, वहां मैं चक्कर लगाता था, लेकिन वहां पे भी मुलाकात नहीं होती थी। फिर पता चला कि सन एंड सन होटल में उनका परमानेंट एक रूम बुक है, वहां मैं चला जाता था। अच्छा, जाने के लिए मेरे पास एक साइकिल थी और कुछ भी नहीं था। मैं साइकिल से यहाँ से जोगेश्वरी में मैं रहता था, जोगेश्वरी में साइकिल से मैं जाता था जुहू। सन एंड सन होटल उनकी ऑफिस थी, सांता क्रूज खीरा नगर। तो काफी दिन तक मुलाकात नहीं हुई। एक दिन मैं जब बैठा हुआ था सन एंड सन होटल के बाहर, उन वॉचमैनों के साथ में दोस्ती हो गई थी। तो मुझे एक वॉचमैन ने कहा, अरे तेरा तेरा बॉस आया, तेरा बॉस आया, तेरा गुरु आया। मैंने कहा कहाँ है? बोला देव साहब अभी अभी गए। वो फियाट कार में आते थे और हमेशा आगे बैठते थे। हम्म। मैं भागा वहां पे, तो देव साहब निकले गाड़ी से। देव साहब होटल में गए, मैं भी उनके पीछे पीछे गया। मेरी उम्र कुछ थी नहीं, बहुत छोटा था मैं, 12-13 साल का होऊंगा, 14 साल का होऊंगा। देव साहब लिफ्ट में गए, मैं भी लिफ्ट में गया। सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट रुकी, देव साहब बाहर निकले, मैं भी बाहर निकला। देव साहब अचानक पीछे मुड़े, बोले मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने कहा सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इस वक्त क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं स्कूल जाता हूँ। तो बोले देखो इस वक्त तुम न छोटे हो न बड़े हो, हम तुम्हें काम दें तो क्या दें। एक काम करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद थोड़े बड़े हो जाओ, हमारी ऑफिस में आओ, हम आपको जरूर काम देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। और मैं चला गया। वो मेरी पहली मुलाकात देव साहब तो आपको उनकी ये एडवाइस सुन के कैसा लगा? मतलब कि आपको से। क्या फील हुआ? मुझे अच्छा लगा कि देव साहब ने, अरे इतने बड़े आदमी, इतनी बड़ी हस्ती जिनको पर्दे पे देख देख के मैं जिंदा हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ, उनको अपने सामने देख के पहले तो मेरी बोलती बंद हो गई थी। जी। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि देव साहब ने मेरे से बात की, अच्छा। मैंने उनको देखा, हाँ। मैंने मेरे भगवान को देखा। तो फिर मैं एक दिन चला गया देव साहब के यहाँ। मैं हमेशा मैं सवेरे सवेरे जाता था, 6-6:30 बजे। एक दिन मैं पहुंच गया तो वॉचमैन से मेरी दोस्ती हो गई थी। उसने कहा आज देव साहब बाहर निकलने वाले हैं। हम्म।
मैंने कहा ओके। मैंने साइकिल एक तरफ रखी, मैं बाहर खड़ा हो गया, देव साहब की गाड़ी निकली, वो हमेशा आगे बैठते थे, उन्होंने कांच खोला, मैं एक फोटो लेके गया था। मैंने कहा, देव साहब मुझे आपसे बात करनी है। मुझे मनोज देसाई साहब ने भेजा है। मनोज मेरा दोस्त है, उनके यहाँ तो मैंने प्रीमियर किया था देश परदेश का। मैं कहा मुझे आपके साथ काम करना है। बोला देखो इस तरह से रास्ते में खड़े होके बात नहीं होती है, आप हमारी ऑफिस में आओ, खीरानगर सांतापुर, तो वहां पे बैठ के आराम से बात करेंगे, ओके। और वो ड्राइवर मुझे देख रहा है और हंस रहा है कि मैं आज पहली बार दो दो देवानंद देख रहा हूँ। एक मैं साथ। पूरा देवानंद बन के गया हाँ। हुआ था, पूरा देव साहब की तरह। मैं सर मुझे आपको मिलना है, मुझे मनोज देसाई ने भेजा है, मुझे आपके साथ में काम करना है, मैं पूरा देवानंद बना हुआ था और वो हंस रहा है। उसके बाद देव साहब ने थोड़ा सा ही कांच खोला हुआ था, मैंने फोटो भी डाल दी, लेकिन वो फोटो उन्होंने मुझे वापस कर दी। बोला ऐसे बात नहीं होती है, हाँ। क्या नाम है आपका? मैंने कहा किशोर। किशोर हमारे ऑफिस पे आओ, वहां पे बात करेंगे, ओके थैंक यू बाय। और चले गए वो। अच्छा, ड्राइवर तो हंस रहा था, लेकिन क्या कभी देवानंद साहब के पास सामने जब जब आप गए, तो क्या उन्होंने भी कभी कहा कि हाँ तुम मेरे जैसे लगते हो, या इस तरह से नहीं ऐसे किया करो? कभी कुछ उन्होंने इस तरह की कोई बात कही आपसे? ये यही बात मैं भी कहने जा रहा हूँ कि कट टू बहुत साल बीत गए, देव साहब से मुलाकात नहीं हुई। मेरा स्ट्रगल चालू था और मैं साथ में काम पे भी जाता था, दुकान पे भी। अब दुकान और कुछ सालों के लिए तो मैं एक्टिंग वगैरह सब भूल गया था, क्योंकि डैडी ने सीधा पकड़ के दुकान पे बिठा दिया है कि भाई अब बहुत हो चुका, मत 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 मत, अभी तुम्हारी शादी हो गई है, अब सीधा दुकान पे ध्यान दो, एक्टिंग वैक्टिंग सब भूल जाओ। और कई सालों तक तो मैं भूल भी गया था, लेकिन इत्तेफाक से फिर वीडियो फिल्में बन रही थी तो मैंने वीडियो फिल्म की। वहां से करते 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 मुझे दिल फिल्म मिल गई, जिसमें मैं क्राउड में खड़ा हुआ था। क्राउड में से मुझे उन्होंने निकाला, इंदु ईरानी साहब जो मेरे लिए भगवान साबित हुए। इंदु ईरानी साहब ने मुझे पहला शॉट दिया अनुपम खेर जी के साथ में, जो आमिर खान के घर में पार्टी चल रही है, और वो वन शॉट ओके हो गया, हालांकि पिक्चर 20% बन चुकी थी। वो शॉट लिया गया था पारसी बंगलो बैंड स्टैंड बैंड्रा में, जिसका नाम आज मन्नत है, हम्म। जो शाहरुख खान का बंगला है। जी। वहां मैंने पहला शॉट दिया था अनुपम खेर जी के साथ में। उसके बाद और तो आपने फिर काफी सारी फिल्में मेरा की सर। मेरा रोल बढ़ता हाँ। गया और पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। गोल्डन जुबली हुई, 50 वीक चली, मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, जी। आशीर्वाद अवार्ड B.R. चोपड़ा साहब के हाथ से। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसी वक्त देव साहब के यहाँ से मुझे कॉल आया और मैं देव साहब को मिलने के लिए मॉर्निंग में चला गया था, सवेरे सवेरे। और देव साहब टेबल पे एक पाँव था ऐसे ऐसे, और स्वेटर बंधा हुआ, ऐसे लग रहा था कोई 26 साल का लड़का है। पीछे 4-5 लोग खड़े हुए थे और मेरी एंट्री, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किशोर, ये नाम है आपका? मैंने कहा जी सर, देखो मुझे आपका नाम याद है और हमने आपकी फिल्म दिल देखी, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता है जैसे है आज के बाद मुझे आपकी कॉपी करनी पड़ेगी। कितनी फिल्में कर रहे हो? मैंने कहा सर 10-12 फिल्में। ओहो क्या बात है, मेरे पास तो सिर्फ 2 फिल्में हैं। बहुत मजाक के मूड में थे और सब लोग वहां पे हंस रहे थे, और मुझे काटो तो खून न निकले, क्योंकि मेरा बॉस, मेरा भगवान मेरे सामने खड़ा हुआ है। मैं, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और देव साहब को मैंने वापस वही बात कही, मैंने कहा सर मुझे आपके साथ काम करना है। हम्म। बोले ठीक है, एक शर्त पे काम करोगे, झटके नहीं दोगे, आपने दिल फिल्म में बहुत झटके दिए, ओके हम आपको बुलाएंगे, अपना फोन नंबर रख के जाओ, थैंक यू बाय बाय। और इतना फास्ट बोलते हैं वो, हम्म। बिल्कुल ऐसा, मैंने कहा ना वो 26 साल के एक लड़के की तरह लग रहे थे, इतनी एनर्जी थी और इतना, बाप रे बाप व्हाट स्पिरिट, कमाल है वो देव साहब को। अच्छा, तो उन्होंने आपको ये एडवाइस दी कि ज्यादा झटके मत दिया करो। मैं इतने झटके नहीं देता हूँ, नहीं तुम कुछ देता, ज्यादा ही झटके देते हो। हाँ, काम करने की उनके साथ ख्वाहिश तो आपको हमेशा ही रही, लेकिन हमेशा अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। जाहिर सी बात है कि आप उनके साथ काम भी करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से आपने बताई अपनी पूरी जर्नी, आपने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत करी, और लोग ये कहते हैं कि आप उनकी नकल करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि नकल करने के अंदर भी आपने बताया कि कितनी ज्यादा मेहनत
चाहिए होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक किशोर भानुशाली जो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, वो कहीं ना कहीं इस एक्टिंग के चक्कर में, इस हम शक्ल होने के वजह से कहीं पर ही दब गया है, और आप देवानंद जो साहब हैं वो कुछ ज्यादा ऊपर आ गए हैं? क्या कभी लगता है अभी आपको ऐसा? बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं आपके इस बात के साथ में बिल्कुल सहमत हूँ। है। कुछ पाने के लिए देखिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये बात आपने अच्छी कही कि आई एम वेरी गुड एक्टर, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। अगर अच्छा एक्टर नहीं होता और मैं सिर्फ लुक लाइक ही होता हम्म। तो आज वो भीड़ की दुनिया में मैं भी कहीं खो गया होता कई साल पहले। आज मेरा वजूद ना होता। लेकिन मैं 90 में मेरी फिल्म आई थी दिल, उसके बाद जो मेरी दौड़ शुरू हुई, जो मैं बिजी हुआ हूँ, मैं आज तक उतना ही बिजी हूँ। आपको लगता है कि ना पब्लिक जो है आपको देवानंद साहब के स्टाइल में ही देखना पसंद करती है? क्या आपको हाँ भी ऐसा महसूस होता है? हाँ, मुझे अभी ये एहसास हो गया है कि लोग मुझे उसी छवि में देखना चाहते हैं हाँ। और लोग एंजॉय भी करते हैं। तो ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। अगर उस रोल में देखना चाहते हैं तो मैं उस रोल में रहूंगा, उस कैरेक्टर में मैं रहूंगा। और जिस दिन ऐसा लगा मुझे अपनी जो भड़ास निकालनी है कभी एक्टिंग की, तो मैं थिएटर तो कर ही रहा हूँ। हाँ। तो थिएटर में मैं अपनी पूरी भड़ास जो है निकल जाती है। लेकिन तो एक एक्टर की इतनी ज्यादा मतलब स्टाइल अपनाते अपनाते, बोलना चालना, उठना बैठना, ड्रेसिंग सेंस, ये सब कुछ करते करते, क्या ये सभी जानना चाहते होंगे कि आपकी रियल लाइफ में भी क्या अब यही सब कुछ आ गया है? मतलब आप अगर नॉर्मल भी अगर घर पे रहते हैं या अपने फैमिली के साथ भी रहते हैं तो भी आप क्या यही स्टाइल अपनाते हैं, या फिर आपका कुछ अलग होता है? स्टूडियो में सब छोड़ के आ जाता हूँ। मेरे घर में कभी शूटिंग की बात नहीं होती है, कभी किसी एक्टिंग की बात नहीं होती है। मैंने वो जैसे सेट से बाहर निकला, एक्टिंग की दुकान वहां पे ही खत्म। उसके बाद मैं नॉर्मल हूँ, किशोर बन जाता हूँ। पहले था, मैं आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैं पूरा देव साहब था। घर में भी हूँ तो देव साहब, रोड पे चल रहा हूँ तो देव साहब, पूरी रूह उतरी हुई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सर, देवानंद तो साहब के बारे में अगर हम कहें कि आज भी लोग उनके स्टाइल को पसंद करते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस को पसंद करते हैं, और आप में भी वो उन्हीं को देखते हैं, तो क्या जी जी, ऐसी उनके अंदर ऐसी बात थी कि वो एक सदाबहार एक्टर रहे? कौन सी ऐसी उनके अंदर खूबी थी आपकी नजर से, क्योंकि आपने उनको ज्यादा देखा है, बहुत बारीकी से उनको देखा है, उनको उनको जिया है एक तरह से करके, तो वो क्या ऐसी बात है कि वो आज तक भी लोग उनको याद करते हैं, उनको भूल नहीं पाए हैं? स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट हर बात में स्टाइल, कपड़ों का हो चाहे बालों का हो, चाहे सिगरेट पीने का हो। सिगरेट भी वो ऐसे नहीं पीते थे, ऐसे पी के मतलब हर चीज में, अगर उनको कुछ खाना भी हो या पीना भी हो तो पियेंगे भी तो ग्लास उठा के यूं करके पियेंगे। हर बात में स्टाइल, उनका चलने का स्टाइल, उनका देखने का स्टाइल, हर बात में उनका स्टाइल था। और दूसरा, उनका चेहरा इतना इनोसेंट था, इतना भोला भाला। हम्म। उनके चेहरे में एक मैग्नेट था, एक एक चुंबकीय एक खिंचाव था, हम्म। जो हर किसी में नहीं होता। हम्म। मेरे ख्याल से उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही था कि वो एक चार्मिंग हीरो थे, स्टाइलिश हीरो थे, और इनोसेंट थे। उनके चेहरे पे इनोसेंट था पूरा। हम्म। सर, उनकी तो बस काफी सारी लड़कियां उनकी दीवानी थी, उनके चेहरे को आपने बताया कि काफी इनोसेंट थे, उनके स्टाइल पे लोग मरते थे, लेकिन जब आपने उनका स्टाइल अपनाया और आप उनके हमशक्ल थे, तो क्या लड़कियां आपकी भी, मतलब आप भी वो फ्रेंड्स रही होंगी, क्योंकि बहुत आप भी बहुत पसंद किया होगा? तो उसके बारे जी में थोड़ा सा बताएं जरा कि आप भी फिर तो एक स्टार ही हुए ना। ल, लड़कियां तो नहीं, बल्कि लड़कियों की माए मेरे पे फिदा थी। उनको मुझ में मेरे अंदर देवानंद साहब दिखाई देते थे। तो ये नहीं तो सर, आप हम इस बात को छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा, लड़कियों ने काफी आपको पसंद किया होगा, उनके साथ आप उनको स्टाइल दिखाते होंगे, थोड़ा सा कुछ बताएं उसके बारे में। जी जी जी, मैं हम लोग काफी साउथ अफ्रीका वगैरह जहाँ कहीं जाते थे हम लोग शो करने के लिए, तो ये होता था कि लड़कियां, और आज भी मैं
कुछ शो मैं ऐसे करता हूँ जिसमें सिर्फ लेडीज होती हैं, और जिसका नाम है सखी मंच शो, जो लोक मत वाले करवाते हैं। हालांकि उन्होंने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था 15 शो का, लेकिन तकरीबन मैंने 75 उनके शो कर दिए। तो सिर्फ सखी मंच, उसमें सिर्फ लेडीज होती हैं, और यही आप जो कहती हैं वही होता है मेरे साथ में। पूरा मुझे, मैं जब एंट्री करता हूँ, गाना गाते हुए एंट्री करता हूँ, ऑडियंस के बीच से पूरा मुझे घेर लेते हैं। जो फोटो भी मैं आपको भी भेजूंगा, एक शो में तकरीबन 5000 लेडीज थी, और सब लोगों ने मुझे घेर लिया था। वो फोटो है मेरे पास, वो भी मैं आपको भेजता हूँ। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, और देव साहब की वजह से ही हुआ है। लड़कियां काफी मुझे घेर लेती थी, और यही मुझे मेरी फैन रही है, लेकिन लड़कियों की माएँ ज्यादा रही हैं। सर, जी। लेकिन एक जगह आपने ये भी कहा है कि है ना, कई जगह आपको नुकसान भी उठाना पड़ा है उनकी हमशक्ल होने का। तो वो किस तरह से हुआ? ऐसा कहाँ आपको लगा इस तरह से? नहीं, नुकसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि एक होता है ना, वो हर किसी के साथ होता है। जैसे किसी की इमेज बन गई, जैसे कैस्ट्रो, ज्यादा कैस्ट्रो एक इमेज बन गई थी, फिर वो उसी इमेज में रहे। हम्म। जैसे हमारे बीरबल जी अभी अभी चले गए 4 दिन पहले ही, उनकी कॉमेडी, तो एक इमेज बन जाती है, और हर कोई चाहता है कि मैं इमेज से बाहर काम करूं। हम्म। तो नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दिल में वो रह जाता है कि यार मुझे ये रोल करना था, और वो रोल मुझे करने नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ माय इमेज, क्योंकि लोगों ने मुझे वो ठप्पा लगा दिया है कॉमेडी का। मुझे सीरियस रोल करने हैं, लेकिन वो करने नहीं मिलते हैं। तो वो एक शिकायत रही है, वो नहीं है। आप, नुकसान तो नहीं हुआ है, मुझे फायदा ही फायदा हुआ है। हाँ। आज मैं कभी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि मैं ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में बैठूंगा, मैं फ्लाइट में बैठूंगा। आज हर चौथे पांचवें दिन मैं एयरपोर्ट पे रहता हूँ। 30 साल हो गए, एयरपोर्ट मेरे घर के बिल्कुल सामने है, और मुझे नहीं लगता कि देश का कोई ऐसा कोना मैंने छोड़ा हो जहां मैं नहीं गया। मेरे 8 पासपोर्ट भर चुके हैं, तकरीबन 11 बार तो मैं अमेरिका जा चुका हूँ। तो नुकसान तो नहीं हुआ है, फायदा ही फायदा हुआ है। आज सब कुछ है मेरे पास। कभी सोचा नहीं था कि साइकिल से उठ के हम स्कूटर खरीद पाएंगे, आज गाड़ियां हैं, फ्लैट है। तो हाँ, ये जो है वो शिकायत एक रह गई है कि मैं जो रोल करना चाहता हूँ वो नहीं करने मिल रहा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में इमेज है कि ही विल डू ओनली देवानंद, ही विल डू ओनली, ही कैन डू ओनली देवानंद। हाँ। वो ये इमेज हर किसी के साथ में होता है, हर हर आर्टिस्ट के साथ में होता है। हाँ, बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया भानुशाली जी, हमारी दूरदर्शन की टीम से बात करने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रियामन। बाय बाय। तेजस्विनी में इस बार करवाएंगे आपकी मुलाकात जानी मानी फैशन डिजाइनर रीना ढाका से, जिन्होंने मेरे कपड़े पहने, जिन्होंने बिना बदलाव के उनको चेंज करा, वो काफ़ी पावरफुल, वेल सक्सेसफुल अचीवर वुमेन थी। हमारे कंट्री में अब बहुत सुविधा है, सपोर्ट मिलने लग गया है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू मिले, चाहे वो इंडस्ट्री के थ्रू मिले। आई वुड थिंक कि ऐसा कोई शहर नहीं है इंडिया में जहाँ डिज़ाइनर्स नहीं हैं, जहाँ फैशन स्कूल्स नहीं हैं। एंड हाउ फास्ट दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन। ट्रस्ट मी, इक्वालिटी इज़ कमिंग थ्रू गाइस। आएगा अब ये वक्त के वो आपसे ज़्यादा अर्न करेगा अगर आप क्विकली अडेप्ट नहीं करोगे। लोग आप में देवानंद को देखते हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग इसको अपने लिए मानते हैं। 50 साल हो गए मेरे ख्याल से मैं देवानंद साहब को मैं जी रहा हूँ, मैं उनको पी रहा हूँ, बल्कि देवानंद साहब मेरी आत्मा है। ट्वेल्थ देखने के बाद मैं आईने के सामने खड़ा हो गया, गर्दन हिलाई
आज 55 साल हो गए, आज भी गर्दन हिल गई है। उसके बाद मैं रुका नहीं। आज की जनरेशन को तो यूं लगता कि मैं ही देवानंद हूं। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बी फॉर बॉय नहीं, बी फॉर ब्यूरोक्रेसी। कुछ इस अंदाज में शिक्षा हासिल कर रहे हैं स्लम एरिया के बच्चे। प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए हो रहे हैं संगठित प्रयास। जल संरक्षण के लिए चल रही है मुहिम। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये युद्ध हमारे अधिकार के लिए, भारत के अधिकार के लिए है, असम के अधिकार के लिए है। Look, Jackson, look. How proud your flag flies on this land. भाइयों और बहनों, उठा लो ये ध्वज और फहरा दो हर गांव, हर शहर, हर गली में। हम सब एक साथ कहेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए पुष्पलता